जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी ने वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट पर तीनों सेनाओं के कमांडरों के साथ टॉरपेक्स 2025 का संयुक्त चरण शुरू किया है। टॉरपेक्स यानी कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। डीआरडीओ ने भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी, मिलिट्री आईओटी, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर और मैननेट के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर 100 किलोमीटर रेंज वाली स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर रही है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमताओं में एक बड़ा इजाफा हो जाएगा। और स्वदेशी रूप से विकसित की गई है ये 100 मिसाइल। आइडिया फोर्ड अब जल्द ही अपने यति ड्रोन को लॉन्च करने वाला है, जो कि एक लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म होगा, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड ऑल टेरेन ड्रोन होगा। ये किसी भी वातावरण में दिन या रात बिना किसी समझौते के अपने मिशन की डिलीवरी कर सकता है। बीएसएफ अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के D4 काउंटर यूएस सिस्टम के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने वाली है। बता दें कि इस सिस्टम के रडार की माइक्रोड्रोन के लिए 3.5 किलोमीटर और मिनी अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए 8 किलोमीटर की रेंज है। साथ ही इसका फेज्ड एरे रडार है और ये डिजिटल बीम बनाने का इस्तेमाल करता है। साथ ही GNSS और RF जैमर की जो रेंज है वो 3 से 2 किलोमीटर के बीच है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ALH को लेकर आ रही है। आपको मालूम होगा कि ALH लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है और हाल ही में जो दुर्घटना हुई थी उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब इंडियन कोस्ट गार्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के डिजाइन का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के इंस्पेक्टर जनरल और रीजनल कमांडर भीष्म शर्मा ने बताया कि ALH पिछले 20 वर्षों से सर्विस में है और तटरक्षक बल के पास ध्रुव नाम का स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मार्क 3 वेरिएंट है। इसके हमने कई उड़ान संचालन किए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने खुद अगाती से मिनिकॉय और मिनिकॉय से कावरती तक फेरी भी की है। ये एक जबरदस्त मशीन है, लेकिन कुछ घटनाएं निश्चित रूप से ये बताती हैं कि इसके डिजाइन का फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि HAL जो कि ALH की निर्माता है वो इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल लगभग 330 ALH संचालित करते हैं और इस दुर्घटना की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस की फ्लाई पास्ट में इसे हिस्सा नहीं बनाया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। सऊदी अरब अब भारत की ATAGS 155/52 कैलिबर वाली हावित्जर खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसे लेकर कुछ अपडेट सामने आई हैं और अब आर्मीनिया के बाद अगला ग्राहक सऊदी अरब बन सकता है। और ये खबर दोस्तों तब सामने आई है जब सऊदी अरब पहले भारत फोर्स की एक और जो 155mm/52 कैलिबर की टोड हावित्जर है यानी कि भारत 52 उसका परीक्षण कर चुका है। हालांकि इस सौदे को लेकर उन्होंने कोई फाइनल बात नहीं की, लेकिन ATAGS को लेकर वो काफी आश्वस्त भी है। और आप सब जानते हैं कि ATAGS को DRDO और भारत फोर्स ने साथ में मिलकर तैयार किया है। और ATAGS के बारे में जैसे मैंने बताया कि आर्मीनिया इसे खरीद चुका है। ऐसे में भारत को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर सऊदी अरब से मिल सकता है और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना भी अपने पुराने तोपखाने को बदल रही है, जिसके लिए बकायदा 307 यूनिटें खरीदी जानी है। बता दें कि इनका कठोर क्षेत्रों में परीक्षण किया गया है और परीक्षण के माध्यम से इसकी क्षमताओं को मान्य भी किया गया है। अगर सऊदी अरब के साथ ये डील हो जाती है तो नो डाउट भारत को अन्य देशों से भी इसके ऑर्डर मिल सकते हैं। भारत के लिए एक्सपोर्ट के मार्केट और ज्यादा खुल जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में आप सबको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि HAL ने अपने कैट्स वॉरियर फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेशन का इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक पूरा किया था, जो कि कॉम्बैट एयर टीमिंग प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब जानकारी सामने आई है कि HAL अब जल्द ही इसके टैक्सी ट्रायल्स शुरू करने वाला है, जो कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर हो जाएंगे, जिसके बाद इस लॉयल विंगमैन UCAV के डेवलपमेंट में तेजी भी आएगी। आपको बता दें कि टैक्सी ट्रायल्स सफल होने के तुरंत बाद इसकी पहली उड़ान की मंजूरी भी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों कैट्स वॉरियर आप इसे केवल एक ड्रोन मत समझिए, बल्कि ये एक नेटवर्क कॉम्बैट सिस्टम है, जहां पर ये मैन फाइटर जेट खास करके तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ऑटोनॉमस विंगमैन के रूप में काम करेगा। कैट्स वॉरियर की लो ऑब्जर्वेबिलिटी पर भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि ये दुश्मनों के रडार सिस्टम में दिखाई ना दे और दुश्मनों की डिफेंस में ये सेंध लगाने का काम कर सके। यानी कि ये एक स्टेल्थ UCAV होगा और इसकी ऑटोनॉमस ऑपरेशनल क्षमताएं इंसानी पायलटों का कार्यभार कम करेंगी, खास करके जो हाई लेवल के स्ट्रेटेजिक टास्क हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। फ्रांस की तरफ से एक कॉम्बो ऑफर भारत को आया है। अभी तक आपने जाना भी होगा कि EMC फाइटर जेट के लिए जो इंजन बनाने को लेकर भारत किसी भागीदार को यानी किसी ठेकेदार को देख रहा है, तो उसमें फ्रांस एक मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है। और फ्रांस ने तो अब एक ऐसा पासा फेंका है जिसे कि मना भी करना भारत के लिए संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये पहले खबर जान ले, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। दरअसल फ्रांस लगातार भारत को पुश कर रहा है कि एक हाई थ्रस्ट का इंजन जो कि 110 किलो न्यूटन का होगा उसे वो भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ऑफर क्या है
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों साफरान ने यहाँ पर जो ऑफर दिया है उसमें ये जो नया इंजन है उसका इस्तेमाल भारत के मौजूदा और भविष्य के राफेल फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है, जिससे कि इन फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस में और सुधार होगा। इसके अलावा साफरान ने यह भी आश्वासन भारत को दिया है कि ये जो नया 110 किलोन्यूटन का इंजन होगा इसके डायमेंशन राफेल जेट को पावर देने वाले मौजूदा M88 इंजनों के समान होंगे, यानी कि कंपैटिबिलिटी होगी इनकी। मतलब साफ है कि हमें राफेल फाइटर जेट्स में कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा और इस तरीके से दोस्तों लागत भी कम रहती है और फाइटर जेट्स का रखरखाव भी सरल हो जाता है। आपको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट है, नौसेना 26 राफेल मरीन लेने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों नया इंजन ऑब्वियस सी बात है एक बेहतर आउटपुट के साथ आएगा, जो कि मौजूदा राफेल फाइटर जेट्स और भविष्य के AMC और तेजस मार्क 2 को भी पावर देगा, क्योंकि नए इंजन लग जाने से मौजूदा राफेल फाइटर जेट्स की जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि लंबे मिशन कर सकता है और अधिक पेलोड भी ले जा सकता है। इसके अलावा ये हाई जी मैन्यूवर्स भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों नए इंजन को डेवलप करना और मौजूदा फ्लीट में इंटीग्रेट करना, इसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम तो लगेगा, जिसके लिए मेंटली तैयार भी रहना पड़ेगा। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमें AMC फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए या फिर किसी और कंट्री के साथ? क्योंकि यहाँ पर तो फ्रांस ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिससे कि आप ये समझिए कि राफेल फाइटर जेट को और ज़्यादा उसकी इन्हांसमेंट की जा सकती है, उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी नहीं करने पड़ेंगे, तो ये आपके जो डुअल पर्पस है उसे पूरा कर सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि स्ट्राइकर को लेकर आ रही है और स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर को एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर वाहन का मूल्यांकन किया और उसके बाद एक प्रॉपर निष्कर्ष निकाल लिया है, यानी कि कंक्लूजन आ गया है कि क्या ये स्ट्राइकर इंडियन आर्मी के लिए सुटेबल है या नहीं। दरअसल 3 हफ्ते तक इसका लगातार ट्रायल किया गया, खासकर कि ये जो स्ट्राइकर थे वो जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस थे और इनका परीक्षण चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया गया, यानी कि लद्दाख में। लेकिन बाद में जब भारतीय सेना ने इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की तो कई सारे मुद्दे नजर आए, खासकर कि स्ट्राइकर की जो सुटेबिलिटी है वो हाई एल्टीट्यूड में उतनी अच्छी नहीं निकली है, क्योंकि इसका रीजन है इसका 350 हॉर्स पावर का इंजन, यानी कि इसका कमजोर इंजन एक बड़ी चुनौती बना है हाई एल्टीट्यूड वाले वॉरफेयर के लिए। लेकिन दोस्तों अगर भारत जाना ही चाहता है अमेरिका के साथ तो इसके लिए भी एक ऑप्शन निकाला गया है कि भाई इस स्ट्राइकर में 600 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाए, जिसकी तकनीक भी भारत को मिले, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले, जिससे कि भारत में इन इंजनों का लोकल प्रोडक्शन होगा। मतलब साफ है कि न केवल स्ट्राइकर भारत में बनेगा बल्कि इसके इंजन भी जो कि 600 हॉर्स पावर के वो भी भारत में बनने चाहिए। यानी कि दोस्तों एक तरीके से आप ये समझिए जब कहीं ना कहीं जब एक डाउट आ गया है सेना की तरफ से दिमाग में, तो काहे इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, काहे इसकी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाकर इसे खरीदने पर ही विचार किया जा रहा है। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। फिलहाल हम तो इसमें कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकते, मामला MOD का है। आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि Su-57 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल Su-57 फाइटर जेट दोस्तों जिसका ऑफर रशिया ने भारत को किया है, इसमें एडवांस AL-51F1 इंजन लगाया गया है, जो कि नया जनरेशन का इंजन है। इसके साथ ही रशिया इसका ऑफर भारत को कर रहा है। दरअसल रशियन मीडिया स्पुतनिक की तरफ से दावा किया गया है कि Su-57 एक सुपीरियर फाइटर जेट है इंटरनेशनल काउंटर पार्ट के मामले में, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने बोला कि F-35 से ये काफी बेहतर फाइटर जेट है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा कंपैरिजन भी उन्होंने Su-57 और F-35 के बीच करके दिखाया, जिसमें कि कहा गया कि Su-57 की रेंज 5500 किलोमीटर है, जबकि F-35 की 2100 किलोमीटर। इसके अलावा Su-57 की जो स्पीड है वो 2417 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं F-35 की है 1960 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर भी F-35 से आगे निकलता है Su-57। और Su-57 में 400 किलोमीटर वाली R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटीग्रेट की गई है, जो कि लंबी दूरी पर अपने टारगेट्स को खत्म कर सकती है। और ये जो मिसाइल की रेंज है वो F-35 पर लगे मिसाइलों से दोगुनी है। साथ ही साथ दोस्तों Su-57 में एक और उन्होंने इसकी खासियत गिनाई है कि ये फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जा सकता है। साथ ही इसमें 6 रडार्स भी फिट किए जा सकते हैं, जो कि एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान कर सकते हैं पायलट्स को। रशियन मीडिया स्पुतनिक ने एक और दावा किया है कि Su-57 में यूनिक डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स भी लगाया गया है, जो कि लेजर बीम्स को फायर करता है, वो भी ब्लाइंड एनिमी इनकमिंग मिसाइल्स के खिलाफ। तो ऐसे में दोस्तों Su-57 की जो विश्वसनीयता है इन लोगों ने इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई है। आपको क्या लगता है, क्या रशिया की ये जो रिपोर्ट है वो ओके है F-35 के मामले में, या फिर रशिया इसे जबरदस्ती पेश कर रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हैदराबाद बेस्ड रेडॉम सिस्टम के द्वारा पहला एआई पावर्ड टेथर ड्रोन बनाया गया है जो लगातार 360 डिग्री पर सर्विलांस कर सकता है लंबे समय तक। इसका इस्तेमाल मिलिट्री बेसिस की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती जिस तरीके से मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बनने वाले हैं। अब तो दोस्तों खबर ये आई है कि पाकिस्तान अपने आईएसआई एजेंट्स को बांग्लादेश में डिप्लॉय करने की योजना बना रहा है। और आपको मालूम होगा कि हाल ही में दोनों देशों के बीच डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक को लेकर बातचीत हुई है और अब ये प्लान ये भी कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट भी दोनों देशों के बीच शुरू हो जाए। लेकिन अब इन फ्लाइट्स में आएगा कौन? आईएसआई के एजेंट्स। मतलब साफ है कि भारत को पूरी तरीके से अस्थिर करने का एक बड़ा गेम शुरू होने वाला है। ये भारत के सुरक्षा हितों के लिए दोस्तों खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आईएसआई अब उन ठिकानों में अपने ऑपरेशन को स्थापित करने की योजना बना रहा है जो कि संभावित रूप से भारत में मौजूद जो विद्रोही समूह हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं, उनको हथियार पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और हाल ही में आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने तो ढाका का दौरा भी किया था। ऐसे में दोस्तों ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भारत के लिए। बांग्लादेश से भी फ्रंट खोलने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगली अपडेट ही पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की नेवी को अब जल्द ही जिन्ना क्लास का युद्धपोत मिलने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया जंगी पोत है, जिससे कि पाकिस्तानी नौसेना की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और पाकिस्तान तो यह भी दावा कर रहा है कि उन्होंने स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को भी इसमें डिप्लॉय किया है, जो कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का एक बड़ा जवाब है। यहाँ पर दोस्तों दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। आप सब जानते हैं कि भले ही पाकिस्तान दावे करता है, लेकिन वो अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की पहल शुरू कर चुका है। और जिन्ना क्लास का युद्धपोत वाकई में एक घातक युद्धपोत हो सकता है, क्योंकि ये कई तरीके के मिशंस कर सकता है, कई तरीके की भूमिकाएं निभा सकता है, जैसे कि अटैक करना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर करना, इवन ये एयर डिफेंस की भी भूमिका यहाँ पर पूरी तरीके से निभा सकता है। पाकिस्तान कह रहा है कि जिन्ना क्लास के युद्धपोत का जो डिजाइन है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। मतलब साफ है कि रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसमें एक पावरफुल प्रपोजन सिस्टम लगा है ताकि ये तेजी से अपने ऑपरेशंस कर सकता है, तेजी से गश्त लगा सकता है। पाकिस्तान के स्मैश मिसाइल की बात की जाए तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है, स्पीड मैक 2.5, जबकि ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो मैक 2.8 है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।